नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है चर्चा, गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ एक चीज़ हर कोई जानता है कि आपकी जो किस्मत है वो आपके कर्मों पर निर्भर करती है, और जब जब आप कोई निर्णय ऐसा लेते हैं तो उससे आपकी किस्मत प्रभावित होती है। सियासत में भी दारा सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जिन्होंने जो निर्णय लिया था वो निर्णय उनका गलत साबित हुआ और फिर वो लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन घर को आने के बाद उनके घर के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे थे। 8 महीने का उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ा। बार बार उनकी किस्मत मंत्री पद के दरवाजे पर आकर टकराती थी और लौट जाती थी। अब वो दरवाज़ा खुलने का वक्त आ गया है, क्योंकि दिनेश शर्मा जो एमएलसी थे वो राज्यसभा के मेंबर बन गए और उनकी खाली हुई सीट पर अब दारा सिंह चौहान एमएलसी बन गए हैं। बीजेपी ने उनको निर्विरोध विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया है और लगभग जो दिनेश शर्मा का 3.5 साल का कार्यकाल था वो अब दारा सिंह उस पर काम करेंगे। अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद राम का भव्य मंदिर बन रहा है। भाजपा पूरे देश की पार्टी सरकार उसमें लगी हुई है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार भी जनवरी के आखिरी तक हो जाएगा। दारा सिंह चौहान के साथ ही एक बनवास ओपी राजभर भी झेल रहे थे पिछले 8 महीने से। उनका कोई सीधा वास्ता इस मामले से नहीं था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह के नाते पहले उनके चुनाव में लगे रहे, वो चुनाव हार गए तो उसके नाते ये खींचता गया विस्तार। हर बार एक नई डेट आती रही, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दारा सिंह पहले मंत्री थे भाजपा की सरकार में, योगी की सरकार में। चुनाव के समय इस्तीफा देकर समाजवादी में चले गए, चुनाव लड़े, जीत गए, विधायक बन गए, लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो मन नहीं लगा। फिर उन्होंने भाजपा में संपर्क साधा, इस्तीफा दिया और उनको चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस बार वो कच्चा खा गए। उपचुनाव में वो हार गए समाजवादी पार्टी से और उनका मंत्री पद खटाई में पड़ गया। दारा सिंह अपने साथ ओम प्रकाश राजभर को भी लटकाए रहे, वो भी दिल्ली और लखनऊ के बीच झूला झूलते रहे, लेकिन अब वो एमएलसी बने हैं और निर्वाचित हो गए हैं निर्विरोध। तो अब ऐसे में उनके मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। दारा सिंह अकेले नहीं हैं, उनके साथ भाजपा के भी कई नेताओं की किस्मत फंसी हुई थी। दारा सिंह के बहाने मंत्रिमंडल का विस्तार होता, ओम प्रकाश राजभर आते तो कुछ और नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। जो पिछली सरकार में मंत्री थे अभी इस समय वेटिंग में हैं। आकाश सक्सेना एक नया चेहरा हो सकते हैं जो रामपुर से आजम खां को हराए हैं। इसके अलावा अशोक कटारिया जो पहले मंत्री रहे हैं, उनको भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी उम्मीद है। भाजपा नेताओं के नाम पर पहले भी कई बार मंथन कर चुकी है कि किसको किसको मंत्रिमंडल में लिया जाए। 8 जगहें खाली हैं, तो ऐसे में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर इन दोनों का तो जाना अब लगभग तय है, लेकिन इसके अलावा अशोक कटारिया, आकाश सक्सेना, इन लोगों के नाम भी चर्चा में हैं। श्रीकांत शर्मा पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उनका भी नाम जोरों से चल रहा है, उनको भी अगले मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसके बाद आते हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, इलाहाबाद से विधायक हैं, योगी की पहली सरकार में वो मंत्री रहे हैं, इस बार भी वो मंत्री बनने की लाइन में हैं। सिद्धार्थ नाथ के साथ साथ लखनऊ से सरोजनी नगर से विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उनका नाम भी मंत्री पद की रेस में चलता रहता है और वो भी योगी सरकार में मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। तो लखनऊ से एक और मंत्री राजेश्वर सिंह के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार में आ सकता है। तो ये गणित चल रही है, लेकिन 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मंदिर उद्घाटन के बाद अगला काम
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। योगी सरकार हालांकि 1 फरवरी को पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में स्नान करने और दर्शन करने के लिए जा रही है, तो हो सकता है कि इस बार उसमें कुछ नए चेहरे हों, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और राजभर, दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना, अशोक कटारिया और ऐसे तमाम, श्रीकांत शर्मा, ये लोग भी मंत्री बनकर वहां दर्शन और पूजन करने जाएं। इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। इन दोनों ने गुपचुप बैठक करके गठबंधन का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। एक और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत लगातार चल रही है, बैठक चल रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपने समझौते का ऐलान कर दिया है और 7 लोकसभा सीटों आरएलडी को चुनाव लड़ने के लिए दी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि पिछले कई चुनावों से अखिलेश और जयंत की जोड़ी एक साथ चुनाव में नज़र आ रही है। जब एक वक्त आया कि जयंत चौधरी अब बीजेपी की खीर खाने चले जाएंगे, यानी कि लोकसभा से पहले वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि जयंत को भाजपा की खीर पसंद नहीं है और वो अखिलेश यादव के साथ ही अपने गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका ऐलान हुआ है और जयंत चौधरी इन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जाटों को अखिलेश यादव ने बहुत महत्व दिया है 7 सीटें देकर, और ये दर्शाया है कि जाट, मुसलमान, यादव, ओबीसी का एक कम्बिनेशन वो दलितों के साथ मिलकर वहाँ तैयार करना चाहते हैं। खास बात इसमें यह है कि नगीना की जो सीट है वो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को दी जानी है और अखिलेश यादव ये जो सीटें दे रहे हैं ये माना जा रहा है कि सपा के कोटे से ये सीटें उनको दी जा रही हैं। एक संदेश भी देने का काम इन 2 युवा नेताओं ने किया है कि जो काम उनके पिता मुलायम और अजीत सिंह नहीं कर पाए, जो कभी एक साथ लगातार गठबंधन में नहीं रहे, एक साथ लगातार गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, वो पिछले 3-4 चुनावों से अखिलेश और जयंत ने एक साथ रहकर ये संदेश दिया है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए दोनों की विचारधाराएं आज भी एक ही हैं। पिछले चुनाव में आरएलडी को अखिलेश यादव ने 3 सीटें दी थी लोकसभा की और तीनों आरएलडी हार गई। उसके बावजूद 2019 के बावजूद अब 2024 में 7 सीटें दी गई हैं, यानी कि दुगुना से ज़्यादा सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने दी हैं। अखिलेश ने इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया, इसके पीछे क्या रणनीति है, इस पर थोड़ा से नज़र डाल सकते हैं। पहली बात यह है कि इस गठबंधन को अटूट बनाए रखना था, ये जोड़ी अटूट होने का मैसेज देना चाहती थी। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव की तरह ही अखिलेश यादव ने फिर एक बार बड़ा दिल दिखाया अपने साथी के लिए। तीसरी, चंद्रशेखर आज़ाद को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाना है और जो विधानसभा में कमी रह गई थी उनको ना लड़ा पाने की, उसको यहाँ पूरा करना है। वो दलितों के वोटों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जो 7 लोकसभा सीटें दिखाई पड़ती हैं उसमें कैराना, बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा की सीटें रालोद को लगभग हरी झंडी के तौर पर दी गई हैं। हालांकि इसमें एक पेच थोड़ा से आता है। कांग्रेस में अभी नए गए हैं दानिश अली, वो बसपा से अमरोहा से चुनाव जीते थे, सांसद थे। कांग्रेस उनको अमरोहा से हो सकता है चुनाव लड़ाए, लेकिन इधर जब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को वो सीट दे दी तो अब वहाँ पर उनके लिए क्या संभावनाएं बचती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। कांग्रेस इस पर बात करेगी अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव चुनाव के ऐलान से पहले छोटे छोटे जो उनके दल हैं, सहयोगी हैं, उसमें महान दल भी है, केशव देव मौर्य का दल, उसको भी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। जयंत चौधरी के साथ उनकी डील फाइनल हो गई है। तो ये जो रिश्ते हैं ये गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ गए हैं। अब कुछ सीटों पर ये हो सकता है कि कैंडिडेट अखिलेश यादव का हो,
सिंबल नलका हो, हैंडपंप हो, वो जयंत चौधरी का हो। ये तालमेल हो सकता है, इसीलिए इतनी सीटें दी गई हैं। बागपत की जो सीट है उस पर जयंत चौधरी की पत्नी के चुनाव लड़ने के पूरे आसार हैं, चारू के, क्योंकि जयंत अभी राज्यसभा के मेंबर हैं और उनके पास अच्छा खासा कार्यकाल बचा हुआ है। सपा और आरएलडी के गठबंधन ने जो समीकरणों को बदला है उससे जाटलैंड ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस दोनों की सियासत प्रभावित होती है। अब ये देखना होगा कि इस समीकरण में, जब पिछली बार अखिलेश यादव ने विधानसभा में 35 से ज़्यादा सीटें देकर आरएलडी के 9 विधायक जीते हैं, एक बड़ा माहौल बना रखा था और उस दौरान किसान आंदोलन भी चल रहा था। इस बार भी जाटों को अधिक सीटें देकर उनके इलाके में संदेश देकर कोशिश की गई है कि सपा आरएलडी के साथ वो इंटैक्ट बने रहें। लेकिन अब लोकसभा की लहर दूसरी होती है, विधानसभा की दूसरी। ये देखना होगा कि अखिलेश और जयंत की ये जोड़ी क्या कमाल दिखा पाती है। वैसे जब आप यूपी पुलिस के आईपीएस अफसरों को देखेंगे तो आपको इस बात का बड़ा गर्व होगा, अभिमान होगा कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इनके कंधे पर सितारे हैं, अशोक की लाट है और इनका कितना नाम मान सम्मान है। लेकिन यूपी पुलिस में हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती और ना तो पुलिस अफसर हमेशा एक जैसी स्थिति में रह पाते हैं। जो आज अच्छे पदों पर हैं, कल उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। यूपी पुलिस में कई दिग्गज ऐसे हैं जो सालों से ऐसी गुमनामी में पड़े हैं, बनवास झेल रहे हैं, कुछ अपने काम से, कुछ सरकार की नाराज़गी की वजह से। योगी सरकार में एक बार जो अफसर किनारे हो गया उसकी वापसी नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल हो गई और कई लोगों को कई साल लग गए। उस यूपी पुलिस के अफसरों पर सरकार की यह नाराज़गी, यह बनवास बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक और सरकार उनको तवज्जो नहीं दे रही है, दूसरी ओर अहम पद न होने के नाते उनके सामने सामाजिक, पारिवारिक तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर वो इतने बड़े पद पर बैठकर किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, अपने दिल का दर्द बयां भी नहीं कर सकते। आज हम आपको यूपी पुलिस के कुछ ऐसे अफसरों की कहानी बताएंगे जिनके ऊपर ये वक्त बहुत भारी पड़ रहा है, खासतौर से डीजी और एडीजी रैंक के अफसरों की। आज ऐसे अफसरों की कहानी जिनका वनवास खत्म नहीं हो पा रहा है, आज हम आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता इस समय डीजी रैंक के अफसर हैं और वो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। योगी सरकार में पिछले 1 साल से वो बनवास झेल रहे हैं। आशीष गुप्ता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से लौटे थे उसके बाद उनको 6 महीने से ज़्यादा वेटिंग में रहना पड़ा और वेटिंग जब ख़त्म हुई तब से वो डीजी रूल और मैनुअल्स के पद पर तैनात हैं, जो पद पुलिस विभाग का सबसे खराब पोस्टिंग का पद माना जाता है। आशीष गुप्ता की नौकरी अभी 2026 दिसंबर तक बची है, यानी कि 2 साल बची है और नौकरी के आखिरी वक्त में वो इस तरह से बनवास काटेंगे, ये किसी को बात समझ में आती नहीं है, हजम नहीं होती है। इसी तरह अजय आनंद हैं, उनका कैरियर भी आप देखिए आखिरी पड़ाव पर आकर ऐसे लड़खड़ाया कि वो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में प्रिंसिपल बने हुए बैठे हैं, मास्टरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये अफसर 1992 बैच का है। उसके बाद बात आती है ज्योति नारायण की, वो भी प्रिंसिपल बने बैठे हैं, एडीजी रैंक के अफसर हैं। अब ये इन अफसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। 1996 बैच के ही अफसर हैं सतीश गणेश, उनको भी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में बैठाए रखा गया है। उनका भी बनवास कब खत्म होगा इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अफसरों की नौकरी ऐसे जा रही है जैसे आखिरी वक्त में आदमी को अकेला छोड़ दिया गया हो, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं हो, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और उनके भाग्य का सितारा कब उदय होगा ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि भाजपा की सरकार है,
एक एक अफसर 4-4, 5-5 साल उनका कैरियर खत्म हो गया, वहीं से रिटायर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं मिला। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 1992 बैच के अजय आनंद सुल्तानपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल के पद पर समय काट रहे हैं। अभी उनकी नौकरी अप्रैल 2025 तक है और ऐसे में आखिरी वक्त इतना बुरा कटेगा उन्होंने भी सोचा नहीं होगा। अब आप देखिए कि जो आदमी पीएससी में था, वो डीजी और एडीजी बनने के ख्वाब देख रहा था, वो चला गया स्कूल में पढ़ाने मास्टर बनकर। ज्योति नारायण उत्तर प्रदेश के ईमानदार अफसरों में हैं, 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं, एडीजी रैंक में हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी को दरकिनार करते हुए उनको जालौन में ट्रेनिंग सेंटर में बैठा रखा गया, जहां कोई आदमी पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। बीहड़, बंजर और कहिए वो डाकुओं का जो इलाका पहले माना जाता था चंबल का, वो इलाका। सतीश गणेश को पहले सीपी बनाया इसी सरकार ने और आज उनको मुरादाबाद में डाले हुए हैं। इन दोनों की नौकरी अभी 2029 तक है, यानी लगभग 5 साल नौकरी बची हुई है इन अफसरों की। लेकिन गारंटी क्या है कि ये अफसर आने वाले 1 साल 2 साल में निकल जाएंगे? अभी तो करीब 3.5 साल की सरकार है, पता नहीं इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन किसी अफसर के साथ इस तरह की ज्यादती, इतने लंबे समय तक उसे किनारे फेंक देना, ये कभी उचित नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है सरकार के सामने कि कौन कितने दिन से वेटिंग में है, कौन कितने दिन से सज़ा की पोस्टिंग पर है, उसकी कब सुधि ली जाए। उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो भी कुछ काम करे और अपने कुछ काम का प्रदर्शन करे, लोगों को दिखाई पड़े। ईमानदार से ईमानदार लोगों की भी कोई पैरवी करने वाला सामने नहीं आता, जिसका खामियाजा ज्योति नारायण जैसे अफसर भोग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक और लोग डीजी बनने के लिए रोज गुड़ा भाग लगाए हुए हैं और पद पाने के बाद अपनी सुख सुविधाओं के आगे दूसरे की चिंता भूल जाते हैं, दूसरे का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये देखना होगा कि एक अफसर जो उनके रैंक के हैं, बराबर के हैं, थोड़ा से ऊपर नीचे हैं, उनकी दशा और दिशा, मनोदशा कैसी है, उनको इतने लंबे समय की सज़ा क्यों दी गई है, उनको बाहर निकालकर काम करने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। अब बात एक ऐसी खबर की जो सरकार के दावों को झुठलाती है, उनको आईना दिखाती है, जो तेज तरक्की की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है। वो ये देखें कि अर्थव्यवस्था के मामले में जब हम उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्यों में ले जाने का दावा कर रहे हैं, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश के एक विभाग में कई सौ कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है, बिना वेतन के वो नौकरी कर रहे हैं। ये खबर सरकारी तंत्र के उन दावों के लिए आईने की तरह है जो उनको सच्चाई दिखाएगी। यूपी के जो तेज रफ्तार ज़िंदगी की बात करते हैं, वो ये जान लें कि यूपी के महिला कल्याण विभाग में जो बाल संरक्षण गृह हैं, जिन्हें हम बच्चों की जेल कहते हैं, वहाँ पर कर्मचारियों को 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पहले आप इस डिटेल को जानिए कि उत्तर प्रदेश में करीब 54 बाल सुधार गृह हैं। यहाँ पर करीब 300 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें अधीक्षक और केयर टेकर के पद हैं। इन बाल सुधार गृहों में कई ऐसे हैं राज्य में जहां 8-8 महीने हो गया, वहां कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिल रहा है। मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, तो वेतन का क्या होगा? कर्मचारी का घर कैसे चलेगा? प्रमुख सचिव हैं बीना कुमारी मीना, जिनके घर में वेतन नहीं आ रहा 8 महीने से, उनके बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, उनके घर का राशन कैसे आएगा, वो इस जाड़े में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, ये सब परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। लखनऊ में कुछ बाल संरक्षण गृहों में 2-3 महीने की तनख्वाह मिल गई, 3-3, 4-4 महीने का बैकलॉग है। कानपुर में भी ऐसे बैकलॉग है 6-6 महीने का। कर्मचारी लोगों से उधार ले रहे हैं। मंत्री, प्रमुख सचिव, इनके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आएगी, न गाड़ी में, न लाव लश्कर में, न खर्चा खुराक में।
लेकिन कर्मचारी 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना इनको तनख्वाहें नहीं मिले। यहाँ गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सुख सुविधा में लाखों रुपया खर्च हो रहा है और कर्मचारी जिम्मेदारी की ड्यूटी निभा रहे हैं। एक तरह से न्यायालय के आदेश पर वो काम करते हैं। बाल संरक्षण गृह में वो बच्चे रखे जाते हैं जो नाबालिग होते हैं और जिनका किसी अपराध में नाम आ जाता है, वो विचाराधीन के तौर पर होते हैं। उनकी बहुत बड़ी रखवाली की इनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो खुद ही भूखा प्यासा बैठा है। तो जो हकीकत है वो भी ये लोग देख लें, जो अर्थव्यवस्था को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा रहे हैं। उस अर्थव्यवस्था का क्या फ़ायदा जब कर्मचारियों को महीने पर समय से वेतन न मिले, जब उनके बच्चे स्कूल की समय से फीस न दे पाएँ, घर में समय से राशन ना आ पाए। ऐसे लोग जो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, ऐसे मिनिस्टर, ऐसे प्रमुख सचिव, उनका दिल कब पसीजेगा, उनको दूसरों का दर्द कब महसूस होगा। इस खबर से अगर वो जाग सकते हैं तो जागे और समझे। मंत्री में शायद इतना साहस नहीं है कि वो सरकार के सामने मुद्दे उठाएं और अफसर अपनी मनमानियों के चलते विख्यात हो चुके हैं। तो मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच जहां तालमेल नहीं है, वहां पर सरकार भी कोई निर्णय नहीं ले पाती या उसके सामने ऐसे मामले नहीं पहुंच पाते। तो आप देखिए कि किस तरह से तरक्की, सरकारी दावे और खुशहाली की बातें जो की जाती हैं, ये सब खबरें उनको आईना दिखाती हैं, झूठ से पर्दा उठाती हैं, सच्चाई सबके सामने लेकर आती हैं। हम उम्मीद करें कि शायद इसी खबर से इन 300 कर्मचारियों को सरकार वेतन दे दे और उनके घर परिवार की खुशहाली लौट आए। बहरहाल पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज हमारे बीच मुनव्वर राना जो देश के प्रसिद्ध शायर हैं वो नहीं रहे। उनके जाने पर बहुत सारे साहित्य जगत के लोगों को दुख है। मैं बहुत सारी उनकी गज़लें, शायरी आपको पढ़ता और सुनाता रहता हूँ। आज उन्हीं की कुछ लाइनों के साथ हम समापन करेंगे, क्योंकि वो समाज पर बेबाक लिखते हैं, हर व्यवस्था पर लिखते हैं। उनके व्यंग सीधे होते हैं और उनकी लेखनी लोगों के दिलों में उतर जाती थी। तो सुनिएगा कि अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं और जो शायर हैं वो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में तो छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गज़ल, हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। नमस्कार।